वेलकम टू फॉर्मूलेटर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो मॉड्यूल 2 है उसको डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके जो मॉड्यूल 2 में जो आपको डिस्कस करना है, जो आपके टॉपिक्स हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जो आपका मॉड्यूल में टॉपिक्स है, पहला टॉपिक आपका कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन लीनियर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। फिर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल, ये आपने 12th में भी पढ़ा है अपने। बाउंड चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। फिर है आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, बाउंड्री कंडीशंस ऑन डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमें इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो सॉल्विंग सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। फिर point charges at the center of a sphere, charge in front of dielectric slab and dielectric sphere in uniform electric field। तो जो मॉड्यूल 2 में आपके जो टॉपिक्स है डिस्कशन के लिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल डिस्कस करूंगी। फिर बाउंड चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डिस्कस करूंगी। उसके बाद हम लोग ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन लीनियर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है उस पे आएंगे। ऐसा मेरा करने का मकसद यही है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्ट जो हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। कई लोग क्या करते हैं कि आपका ये जो, क्योंकि मॉड्यूल में आपका यही टॉपिक है फर्स्ट वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन अ लीनियर मीडियम, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इसी से शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स, अगर आपका ये पॉइंट क्लियर नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल, तो हमें इस वाले टॉपिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक इन अ लीनियर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं टॉपिक लिख रही हूँ स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज के लिए वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। आपको अगर याद हो स्टूडेंट्स, तो आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में जो कुछ फॉर्मूलेज देखे थे या कुछ जो डेरिवेशंस देखे थे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था वो था KQ/R², ठीक है। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हमारे पास था V पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला हमारे पास था KQ/R, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला, ठीक है। और जो रिलेशन था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल में, वो आपका कुछ इस तरीके से था, E = -dV/dr, ठीक है। अगर आप इसको चाहे तो E = V/R भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशंस हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड जो पोटेंशियल है ऑफ अ डाइपोल, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या फिर पोटेंशियल होगा वो पता करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास तो यही आता है, भाई ये डाइपोल है क्या। तो जैसा कि नाम है डाइपोल, मतलब दो पोल होंगे, कोई एक ऐसी चीज है जिसके दो पोल होंगे। अब ये मैग्नेट तो है नहीं कि इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, हमें तो यही पता है कि पोल का मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। बट जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास पोल के फॉर्म में हम पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव चार्जेस है उसको मानते हैं, ठीक है। तो डाइपोल क्या कहता है कि हमारे पास दो चार्जेस होने चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड मान लीजिए इसका Q है, इसका भी Q है, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो और उसका जो डायरेक्शन हो, ठीक है, या फिर जो नेचर हो वो अपोजिट हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक प्लस लिया है, एक माइनस लिया है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो डाइपोल का जो पहला कंडीशन है यही बोलता है कि देयर शुड बी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, अपोजिट मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन या फिर जो नेचर हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि दोनों जो हमने लिया है दो
चार्जेस के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। जो डिस्टेंस हम लेंगे चार्जेस के सेंटर से हम कैलकुलेट करते हैं, ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ये हमारा फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। तो डाइपोल हमें समझ में आया कि डाइपोल में दो पोल्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स की बात करते हैं, दो पोल्स होने चाहिए और उनका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए मतलब वैल्यू जो होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होनी चाहिए वो सेम होने चाहिए, बट दोनों जो होने चाहिए अपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए या अपोजिट इन नेचर होने चाहिए, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड होना चाहिए। अब हम ऐसे किसी चीज को डाइपोल नहीं कह सकते, मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और जो हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए ये किसी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में है जिसकी वजह से ये इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कभी ये घूम के यहाँ जा रहा है, कभी ये घूम करके यहाँ आ रहा है। ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जब फिक्स नहीं है उस केस में हम इसे डाइपोल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो डाइपोल का डेफिनेशन आई होप कि क्लियर है। अब डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। अब जो कि डाइपोल हमें पता चल गया, तो अब एक डाइपोल मोमेंट के नाम से भी हमने अपने 12th में पढ़ा होगा कि डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। उसको हम पी, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं Q इंटू 2L। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है जनरली हम इसे 2L मानते हैं, ठीक है। सेंटर से L इधर, L इधर। आप चाहे तो इस टोटल को D भी मान सकते हैं, आप चाहे तो इसे R भी मान सकते हैं, लेकिन जब हम 2L मान के इसको चलते हैं ना, तो हमारे लिए जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ही इजी हो जाता है। और आप लोग ये शायद जानते ही होंगे कि हम लोग फिजिक्स में मैक्सिमम चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं, मैक्सिमम चीज़ को हम मान लेते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि हमें ज़्यादा अपना दिमाग खर्चा ना करना पड़े और ज़्यादा हमें कैलकुलेशन में ना पढ़ना पड़े, तो हम लोग बहुत कन्वीनियंट चीज़ निकाल लेते हैं। उसी कन्वीनियंट चीज़ के लिए हमने इस जो लेंथ है, इस जो चार्जेस के बीच में, डाइपोल चार्जेस के बीच में जो लेंथ होती है उसे हम 2L मानते हैं। तो जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा वो आपका इक्विवेलेंट होगा Q2L। अगर आप चाहे, अगर आपने उसको D माना है तो आप QD भी लिख सकते हैं, अगर आपने R माना है तो आप QR भी लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है ना स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 2L लेने से हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको करके दिखाऊंगी भी। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास डाइपोल की डेफिनेशन है और हमें पता है कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो चलिए थोड़े डेरिवेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के वो देख लें। अब ये क्वेश्चन आया कि मैंने तो बोल दिया कि डाइपोल मोमेंट, अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ होता है जो आपके डिस्टेंस है और जो आपका चार्ज है दोनों एंड पे, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डाइपोल को प्रोडक्ट ऑफ द सेपरेशन of the ends of a dipole and the magnitude, ठीक है। हमें उसके बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसका जो प्लस माइनस साइन है उससे मतलब नहीं होता है। और स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स में अगर हम प्लस एंड माइनस साइन लेते हैं तो वो हम डायरेक्शन डिनोट करने के लिए दिखाते हैं या लिखते हैं, ठीक है। उसका हमारा मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि अगर मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इससे अगर मैं इधर कोई चार्ज ले रही हूँ तो इसे मैं प्लस डिनोट कर रही हूँ, तो इसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज आ रही है तो उसको मैं माइनस से डिनोट करूंगी। या फिर मान लीजिए कोई रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे आपको पोजीशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरफ अगर आपने, या फोर्स लग रहा है तो इस तरफ आपने फोर्स को अगर पॉजिटिव लिया, तो इसके अपोजिट साइड में अगर कोई फोर्स अप्रोच करेगा तो आप उसे नेगेटिव लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, अब ये 3 पोजीशंस पे हमें निकालना होता है, ठीक है। पहला जो है आपका एक्सियल पोजीशन पे, दूसरा जो है आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे, और तीसरा जो है हमारा किसी भी आर्बिट्री पोजीशन पे, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन और आर्बिट्री पोजीशन पे
इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा ड्यू टू डाइपोल, हमें वो पता करना है और वो हमें निकालना है। तो चलिए उसको देखते हैं। पहले हम एक्सियल को देख लेते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, कहाँ, एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, एक्सियल पोजीशन कैसे हम निकालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे ये डाइपोल है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सियल मतलब उसी लाइन के अक्रॉस या उसके एक्सिस के अक्रॉस। तो अगर मैं एक्सिस का बात करूँ तो या तो ये इस तरफ होगा या फिर इस साइड होगा। हम लोग कन्वीनियंट के लिए राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए है जहाँ पे हमें इस जो डाइपोल है इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। अब जैसा कि हमने बोला कि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, हम जनरली इसको 2L मानते हैं, ठीक है। यानी अगर सेंटर से अगर मैं नापूं तो इस तरफ L और इस तरफ L। हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ से जो इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसे हम R ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि 2L लेने से हमारा कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्लस Q है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा ये किस तरफ लगाएगा, तो ये लगाएगा इस तरफ, है ना, ये इस तरफ लगाएगा। और ये जो माइनस क्यू है ये अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो मैंने इस तरफ एरो बनाया, एक्चुअली इसको इधर बना देती हूँ, ज्यादा आसान होगा, ठीक है, समझने के लिए। एक, ओके। तो जो प्लस क्यू है वो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई प्लस क्यू बोल सकती हूँ। और जो नेगेटिव वाला होगा वो इधर खींचेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये वाला हो गया आपका ई, किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस क्यू की वजह से क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो हमें पता है, अभी हमने फॉर्मूला भी मतलब मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले पे हमें इस चीज को रखना है। तो देखिए के तो कांस्टेंट है, वो वैसे ही रहेगा। चार्ज जो आपका क्यू है प्लस क्यू, तो मैंने क्यू रख दिया यहाँ पे। अब आर क्या लिया जाए, तो यहाँ पे देखिए जो प्लस क्यू है, ठीक है, उसका डिस्टेंस हम इतना ही दूर से नापेंगे, फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ से इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक आर है, तो अगर आर में से मैं इस सेंटर वाले डिस्टेंस एल को माइनस कर दूं तो मुझे इतना दूर का जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ आर माइनस एल, पावर 2 है तो स्क्वायर। सिमिलरली अगर मुझे माइनस क्यू की वजह से निकालना हो तो मैं क्या निकालूंगी, के क्यू, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा ना क्योंकि माइनस क्यू की वजह से है। अब जो डिस्टेंस होगा देखिए, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इतना पूरा डिस्टेंस। तो इतना पूरा डिस्टेंस क्या है आपका, L प्लस आर या R प्लस एल, जो भी बोलिए। मैंने यहाँ पे R माइनस एल लिखा है तो इसलिए यहाँ पे R प्लस एल लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि नेट अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं हम, के क्यू तो बाहर आ जाएगा, अंदर आपका क्या रह जाएगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या स्टेप होगा हमारा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमारे पास आएगा ये।
अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और जो दूसरा वाला आप देखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको और अगर आप रिड्यूस करें तो क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है, माइनस, अब सब में तो माइनस लग जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL डिवाइडेड बाई, आप डिवाइडेड बाई इसको अगर आप और करें तो ये आपको आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया अब, के क्यू इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये चीज पता होगी कि जो आर है हमारा, ठीक है, जो आर है हमारा बहुत बहुत ग्रेटर है किससे, एल से, ठीक है। तो जब हमें एल बहुत छोटा है और जब हमें बहुत छोटी सी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी होती है किसी बहुत बड़े टर्म में, तो उसको हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आर का वैल्यू 5 है, आर का वैल्यू 5 है और जो हमारा एल है वो सपोज करिए 0.0002 है या 6 समझिए, ठीक है, 6 है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है बहुत छोटी है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड भी करूँ 0.0006 को, फिर भी अगर मैं राउंड ऑफ करूंगी तो मुझे 5 ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। या फिर अगर इसको मैं स्क्वायर करके भी करूं तो क्या हो जाएगा 0.0036, यही तो होगा, 6 का अगर स्क्वायर करूं तो उसको भी मैं यहाँ पे ऐड करूं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस आर के वैल्यू में। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जब कोई क्वांटिटी बहुत ही छोटी होती है दूसरे क्वांटिटी से, तो जहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात होती है हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे हमारे पास क्या रिमेनिंग हो जाएगा, के क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर हो जाएगा 4, एक आर यहाँ से कैंसिल, तो अब हमारे पास आया के क्यू 4L अपॉन आर क्यू, ठीक है। अब देखिए हमें इसको डाइपोल के फॉर्म में लिखना है, तो हमें पता है कि डाइपोल जो अभी हमने देखा था P, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 2QL, है ना, K इंटू 2L लिखा था तो उसको रीअरेंज करके 2QL। तो क्या हम इसको 2QL के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2QL अपॉन आर क्यू। इसको जब आप रखेंगे तो लिख सकते हैं 2KP अपॉन आर क्यूब। ये जो वैल्यू आई आपकी 2KP अपॉन आर क्यूब, ये आपकी आई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो आपको आती है 2KP अपॉन आर क्यूब। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि एक्सियल पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल क्या होगा, ठीक है। तो डाइपोल में हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका निकल करके आएगा 2KP अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट एक कंपैरिजन, छोटा सा कंपैरिजन, जब हम सिर्फ एक चार्ज को लेकर के चल रहे थे तो हमारे पास देखिए ई जो था वो फंक्शन किसका था, आर स्क्वायर का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ई हो रहा था आर स्क्वायर के। लेकिन जब डाइपोल लग गया तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका फंक्शन है, 1 अपॉन आर क्यूब के, ठीक है। तो कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन, कि जब डाइपोल था तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, और जब हमारा सिर्फ एक चार्ज था उस वक्त हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था तो उसमें आर का वैल्यू क्या था, ठीक है। तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम दूसरा जो हमारा डेरिवेशन है इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। तो जो हमारा दूसरा है डेरिवेशन वो है हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जैसा पिछली बार लिया था। मान लीजिए यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2L है, ठीक है। ये इसका सेंटर मान लीजिए। तो इक्वेटोरियल का मतलब कि सेंटर से दोनों पोल, जो दोनों हमारे पोल हो गए, ये दोनों जो हमारे चार्जेस हो गए, वहां से कोई एक तीसरा हम डाइपोल लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वहां निकालनी है जहां से
हमारा जो डिस्टेंस होगा इन दोनों क्यू से इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए सेंटर पे ही इक्विवेलेंट होगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम ए है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐड मतलब इसको मिला देंगे हम कॉर्नर्स को। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और हमने सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस लिया है, तो क्या होगा, ये साइड और ये साइड हमारा इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ये फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। ये एल है और ये हमारा एल है। ठीक है, इसको मान लीजिए अगर ओ हम मान लेते हैं, तो ओ ए का डिस्टेंस हम चलिए अज्यूम करते हैं कि आर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करनी है। तो देखिए ये जो चार्ज है प्लस क्यू के वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब ये जो हुआ हमारा E प्लस क्यू, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखिए इसके कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और जो हमारा एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ जाएगा जिसको हम E प्लस क्यू साइन थीटा से डिनोट करेंगे, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा जिसे हम E प्लस क्यू कॉस थीटा से डिनोट करेंगे। ये माइनस क्यू की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ आएगा, इसके तरफ आएगा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा ना, इस तरफ आएगा। तो देखिए इसका भी हमारा होगा दो कंपोनेंट, तो जो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हमारा ये होगा। ये इसका वैल्यू मैं लिखती हूँ, क्या लिखूंगी, माइनस ई माइनस क्यू साइन थीटा। और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमारा इसी के अक्रॉस होगा। तो यानी यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, दोनों एक ही लाइन पे है ना, एक ही तरफ है, तो ये ऐड हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू इक्वल ही होगी। ठीक है, तो अब देखिए ये साइन थीटा प्लस की वजह से और साइन थीटा जो माइनस की वजह से है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो ई नेट बचा, ठीक है, जो ई नेट होगा हमारे पास उसको हम लिख सकते हैं 2, ठीक है, 2 ई प्लस क्यू लिखिए या माइनस क्यू लिखिए, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ई प्लस क्यू की वजह से जो मैं निकालूंगी वो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर हम क्या लें, तो देखिए स्टूडेंट्स आर स्क्वायर यही होगा ना, ये डिस्टेंस, अगर प्लस क्यू की बात करूँ मैं तो आर स्क्वायर यही होगा। ये एल है, ये आर है, और ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। तो आप कह सकते हैं जो ए ओ और ये जो प्लस क्यू है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, जिस जहाँ पे ये वाला जो साइड है हमारा हाइपोटेनस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये हाइपोटेनस की तरह एक्ट कर रहा है तो हाइपोटेनस की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे माइनस क्यू की वजह से निकालना हो तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा और वैल्यू तो आपकी यही आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी जो डिस्टेंस लेंगे हम यही लेंगे, और ये दोनों जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, 2 प्लस क्यू आप कीजिए या 2 माइनस ई क्यू से कीजिए, वैल्यू दोनों में सेम ही आएगी आपकी। ठीक है, तो ई नेट देखिए हमारे पास क्या है, 2 ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा हम कैसे निकालें, तो आपको पता होगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका कॉस थीटा होता है वो इक्विवेलेंट होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पे जो हाइपोटेनस है, सॉरी, यहाँ पे जो आपका हाइपोटेनस तो हमें पता है कि ये आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और जो बेस है आपका वो हमने यहाँ पे देखिए एल है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो गई हमारे कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब ई नेट निकालना है, तो ये जो फॉर्मूला है 2
इनटू ई प्लस क्यू, तो ई प्लस क्यू का वैल्यू पुट करते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में है, ठीक है। तो अब देखिए क्या मिलेगा हमें, 2k/QL, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब पावर क्या लिखे, देखिए पावर इस पे 1 है और इस पे जो पावर है 1/2 है, तो 1 + 1/2 अगर हम करते हैं तो ये क्या आता है 2 + 1/2 यानी 3/2, ठीक है। तो इस पे जो पावर होगी 3/2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट वही फंडा हम यूज करेंगे, आर जो है हमारा बहुत बहुत ग्रेटर है किससे, एल से, तो ये जो एल स्क्वायर है इसको हम कर देंगे अवॉइड या नेग्लेक्ट, तो हमारे पास आया 2k/QL अपॉन आर स्क्वायर और 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास हो गया 2k/QL अपॉन आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो 2QL है ये P है, तो हम इसको लिख सकते हैं KP अपॉन आर क्यूब। तो इक्विटोरियल पोजीशन पे हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली वो मिली KP अपॉन आर क्यूब, ठीक है। इसको अगर आप और इलेबोरेट करना चाहें तो K की वैल्यू लिख दे 4πε0 P अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आया इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा अपोजिट टू जो आपका ये डाइपोल है ना, अपोजिट टू डाइपोल P, ठीक है, डाइपोल मोमेंट P के हमेशा अपोजिट होगी। मैं एक्सियल में बताना भूल गई, एक्सियल में जब भी उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो होगा आपका अलोंग द एक्सिस या अलोंग P कह सकते हैं आप, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हमें P निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है ना, उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, लेकिन इक्विटोरियल पोजीशन में आपका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो अब जो लास्ट डेरिवेशन बचा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डाइपोल की वजह से, वो है कोई भी आर्बिट्री पोजीशन, आर्बिट्री पोजीशन मतलब कहीं पे भी, तो चलिए इसको देख लें। तो नेक्स्ट जो है हमारा आर्बिट्री पोजीशन पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अज्यूम करते हैं कि ये हमारा -q है, ये हमारा +q है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने 2l मान के रखा है, ठीक है, ये सेंटर मान लीजिए। अब मान लीजिए कि हमें कहीं पे भी निकालना, इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो चलिए इसको A मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को सेंटर से अटैच कर देना है और सिमिलरली ये भी हमें अटैच कर देना है, ठीक है, को हमें लिख देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मान लीजिए कोई एंगल थीटा है। अब ये जो आर्बिट्री पोजीशन है हमारे पास, देखिए दोनों, अभी हमने निकाला था एक्सियल पोजीशन के लिए और हमने निकाला था इक्विटोरियल पोजीशन के लिए, तो दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे आर्बिट्री पोजीशन के लिए वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जो एक्सियल पोजीशन होगा, एक्सियल पोजीशन जो कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल कहिए, ड्यू टू ई एक्सियल कहिए, वो हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर ये जा रहा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ ई एक्सियल, फाइन। अब जो हमारा इक्विटोरियल वाला जो पॉइंट जाएगा वो हमारा, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना, अगर मान लीजिए मेरा एक्सियल इधर जा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा जाएगा जो इक्विटोरियल पोजीशन का है, तो वो इस तरफ हो जाएगा आपका ई इक्विटोरियल, ई क्यू से मैं डिनोट करती हूँ, ठीक है। हम देख सकते हैं, अब इसके कंपोनेंट देखें तो यहाँ पे हो जाएगा ये P, क्योंकि ये cos थीटा, और इधर अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखें, देखिए ये दोनों सेम है ना, एक्सियल के तरफ हमने लिया P cos थीटा, और जो इक्विटोरियल पोजीशन पे हम लेंगे वो लेंगे हम P
साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों वेक्टर है, इक्विटोरियल वाला और जो एक्सियल पोजीशन वाला है, ये दोनों वेक्टर है। तो जो हमारा ई नेट जाएगा कहीं ना कहीं इसके बीच से पास करेगा ई नेट। मान लीजिए ये जो एंगल है ये हमारा अल्फा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि अगर दो वेक्टर्स होते थे उनके बीच का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होता था तो हम निकालते थे, मान लीजिए p1 स्क्वायर, या अवॉइड करने के लिए कंफ्यूजन f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा लिखते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, ये जो दोनों वेक्टर्स है एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन वाले, वो दोनों 90 डिग्री आपस में बना रहे हैं। तो 90 डिग्री बनाएंगे तो जो cos 90 होगा, cos 90 का वैल्यू 0, यानी ये इतना वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर। यही कॉन्सेप्ट रख करके हम निकालेंगे कि इस पोजीशन पे जो हमारा है वो क्या आएगा। अब देखिए जो p cos थीटा है ये हमारा एक्सियल पोजीशन का बिहेव करता है एट p पे। ठीक है, एट कोई पॉइंट a पे ये हमारा एक्सियल पोजीशन है। और ये जो हमारा या इसको आप, ठीक है, ये पोजीशन पे हमारा करता है। और ये जो हमारा p साइन थीटा है ये हमारा इक्विटोरियल पोजीशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा इक्विटोरियल पोजीशन पे बिहेव करता है। तो अब देखिए जो हमारा ई एक्सियल और ई इक्विटोरियल का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। तो ई एक्सियल का अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था, 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और जो हमने इक्विटोरियल पोजीशन का निकाला वो निकाला था हमने kp अपॉन आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे जो ये p है वो सिर्फ p नहीं है, यहाँ पे तो ये कंपोनेंट हो गया ना cos थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। सिमिलरली इक्विटोरियल पोजीशन के लिए हमारे पास हो जाएगा kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक, अब ये वाला जो वैल्यू है ई नेट हमें देगा, ई नेट तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई एक्सियल प्लस ई इक्विटोरियल। वैल्यूज को पुट करें तो, सॉरी ये स्क्वायर होगा, वैल्यूज को अगर पुट करें तो 2kp cos थीटा इसका पूरा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर क्यूब प्लस kp साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे में हमारा जो हो जाएगा ये होल पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आर क्यूब पे स्क्वायर। अब देखिए आर क्यूब पे स्क्वायर है तो एक आर क्यूब तो बाहर निकल आएगा, तो एक आर क्यूब बाहर आ गया, यहाँ से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। और p स्क्वायर 2p स्क्वायर है तो हमारा एक p स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं और k स्क्वायर को भी हम कॉमन निकाल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, p और k बाहर निकल आएगा। अब अंदर क्या बचा हमारा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं पेज चेंज करूंगी, आप यहाँ तक नोट करें। तो अभी जो हमारी लास्ट पेज पे जो वैल्यू आई थी वो हमें मिला था k अपॉन आर क्यूब और अंडर रूट आया था हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करूँगी तो हमें मिलेगा
√4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 cos स्क्वायर थीटा है, तो हमें अब मिलेगा जो फाइनल रिजल्ट r³ अंडर रूट, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो ई नेट मिला हमें किसी भी आर्बिट्री पोजीशन पे, मतलब कहीं पे भी, चाहे वो हमें किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था अपने 12th में कि जो tan अल्फा होता है वो क्या होता है आपका, अगर कोई फोर्स मान लीजिए P/Q है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं P/Q। तो यहाँ पे अगर मुझे अल्फा निकालना था, आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने जो ई एक्सियल और जो ई इक्वेटोरियल का बीच का ये जो एंगल था इसको मैंने अल्फा से डिनोट किया था। तो डायरेक्शन तो यही है ना हमारे, यही तो है हमारा ई नेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा हम इसी से निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ अल्फा को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स, और यहाँ पे हमारा क्या था ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल, ठीक है। वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपको आएगी tan इनवर्स, इक्वेटोरियल के लिए हमारे पास क्या था पी के साइन, या के पी लिख देती हूँ, के पी साइन थीटा अपॉन r³, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्सियल। एक्सियल के लिए क्या था हमारे पास, तो एक्सियल के लिए हमारे पास था 2kp cos थीटा r³ r³ ऊपर चला जाएगा। देखिए r³ कैंसिल, k और k कैंसिल, p और p कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स 1/2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन जो कॉस थीटा होता है वो tan थीटा होता है, तो आपका डायरेक्शन जो होगा वो निकलेगा tan इनवर्स हाफ tan थीटा। ये जो वैल्यू आई यही है आपकी डायरेक्शन, किसके लिए, तो आर्बिट्री पोजीशन के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आया आपके पास जनरलाइज्ड फार्मूला आर्बिट्री पोजीशन के लिए, इसको यूज करके हम एक्सियल पोजीशन और जो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन है उस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये याद है, ये आर्बिट्री पोजीशन वाला फॉर्मूला अगर याद है, तो आप एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो आर्बिट्री पोजीशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो हमारे पास था पी के या के पी जो भी कहिए r³ अपॉन 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर मैं एक्सियल की बात करूं, ठीक है, तो अगर ये एक्सियल लाइन है तो यहाँ पे देखिए जो थीटा होगा, क्योंकि इस सेम एक्सिस पे है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा आपका 0, है ना। तो एक्सियल पोजीशन के लिए जो cos थीटा का वैल्यू होगा वो होगा 0, और cos 0 हम जानते हैं क्या होता है 1। तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा पी के अपॉन r³ अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पे cos 0 रखेंगे तो 1 वैल्यू आएगा तो ये आ गया 1, ठीक है। इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो पी के अपॉन r³ 4, तो बचा हमारे पास 2pk अपॉन r³। तो याद कीजिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने एक्सियल के लिए प्रूव किया, अगर आपने नोट किया होगा तो हमारे पास यही वैल्यू आई थी। अब इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए अगर हम निकालें तो देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री बना रहा है यानी जो थीटा का वैल्यू हम लेंगे वो क्या हो गया हमारे लिए cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, थीटा इस केस में 90 है और cos 90 का वैल्यू हमारे पास 0 आता है, cos 90 का वैल्यू 0 आता है। तो उस केस में तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, क्या मिलेगा हमें pk अपॉन r³ और अंडर रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी pk अपॉन r³, यही वैल्यू हमने निकाली थी इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने डिस्कशन किया, ये जो हमने डेरिवेशन किया,
ये हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहिए, कहाँ पे, तो ड्यू टू अ डाइपोल की वजह से 3 पोजीशंस पे। अब सिमिलरली सेम तीनों पोजीशन पे हम पोटेंशियल भी निकालेंगे, पोटेंशियल का वैल्यू यानी V का वैल्यू निकालेंगे तीनों पोजीशन पे, किसकी वजह से, तो ड्यू टू अ डाइपोल। तो चलिए उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, आज ही का टॉपिक है नेक्स्ट क्या, ये होगा हमारा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, जो पहला पोजीशन हमें निकालना है, ये हमें निकालना है एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे तो यहाँ पे भी देखिए हम सिमिलरली करेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने 2L मान के रखा है। सेंटर पे करें तो यहाँ पे L और यहाँ पे L है। तो इसके एक्सिस के अलोंग समझिए यहाँ पे किसी पॉइंट A पर हमें निकालना है पोटेंशियल क्या होगा। तो अब देखिए हम सेंटर से डिस्टेंस फिर यहाँ से यहाँ तक का R मान लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो फॉर्मूला अभी मैंने ये डिस्कशन की शुरुआत में ही लिखा था, जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ अपॉन R। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के फॉर्म में हमें वैल्यूज लिखनी है। तो देखिए जो पोटेंशियल होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, के क्यू। अब आर देखिए, यहाँ पे भी देखिए आर जो होगा इतना ही हम इतना ही लेंगे यहाँ से, है ना, और यहाँ से यहाँ तक क्या है जो डिस्टेंस है वो हमारा मतलब कैसे निकालेंगे, अगर इस पूरे आर में से ये इतना एल माइनस हम कर दें तो हमें ये डिस्टेंस इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर माइनस एल। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव क्यू के लिए कहूँ तो ऊपर तो के क्यू ही रहेगा, जो डिस्टेंस होगा ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, तो पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। ठीक है, अब जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था यहाँ पे भी हम वी नेट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू की वजह से, ये माइनस में आएगी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए वैल्यू क्या हो गई, के क्यू आर माइनस एल, जैसा हमने पिछली बार किया था, डायरेक्टली मैं माइनस लिख दे रही हूँ क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, एल। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा के क्यू एज अ कॉमन निकलेगा, अंदर क्या रह जाएगा, आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आर आर कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली जो आया के क्यू 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी आर जो है बहुत बहुत बड़ा है एल से, तो हम इस वाले एल को करेंगे नेग्लेक्ट, तो क्या लिख सकते हैं, के क्यू 2L अपॉन आर स्क्वायर। और अब जो देखिए ये 2QL है, इसको हम P से भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो के पी अपॉन आर स्क्वायर है स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी में है। अगर मुझे इसे वेक्टर में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, पी होगा, ये पी वेक्टर आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम आर कैप लगा देंगे जो कि हमें इसका डायरेक्शन बताएगा, अलोंग आर मतलब अलोंग द एक्सिस दैट वी हैव टेकन। तो ये जो फॉर्मूला है हमने लिखा, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, अब इक्वेटोरियल पोजीशन का देखें, तो जो दूसरा आया हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो जैसा हमने पिछली बार किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम वैसा ही करेंगे, माइनस क्यू लेते हैं प्लस क्यू लेते हैं, सेंटर लीजिए, ये मान लीजिए एल है, ये मान लीजिए एल है। ठीक है, यहाँ कहीं पॉइंट मान लीजिए ए है या पी है, जो मानिए यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है, अगेन हम इसको आर अज्यूम करते हैं, तो ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये एल दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, ये साइड इक्विवेलेंट होगा। हाँ मेरा फिगर अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है, लेकिन ये तो सेम ही होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जैसा हमने पिछली बार किया था। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी v प्लस क्यू की वो क्या आएगी आपको k q, और यही डिस्टेंस हम लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, v माइनस क्यू की अगर बात करें v माइनस क्यू की वजह से तो माइनस साइन के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट ये जो दोनों वैल्यू है सेम है ना, ये जो दोनों वैल्यूज हमारे पास आई ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम आई। तो यहाँ पे देखिए जो v नेट होगा हमारा क्या हो जाएगा v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू की वजह से, और क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो जो वैल्यू होगी इसकी जीरो हो जाएगी। ऐसे मुझे लिखना तो नहीं चाहिए, ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए आपको, लेकिन मैं लिख दे रही हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है सेम है, बस चार्जेस की वजह से इनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा वी नेट की जो वैल्यू आएगी आपके इक्विटोरियल पोजीशन पे वो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट रह गया आपका आर्बिट्री पोजीशन पे उसको भी देख आर्बिट्री पोजीशन पे। ठीक है, तो आर्बिट्री पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू है प्लस क्यू है, ये सेंटर मान लीजिए। ठीक है, एल और एल है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे निकालना है तो मैं क्या करूँगी पहले इसको ज्वाइन करूँगी। ठीक है, स्ट्रेट नहीं गया लेकिन ये स्ट्रेट जाएगा, फिर हम क्या करेंगे इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ से हम इसको भी ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इस पॉइंट से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ताकि यहाँ से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अब देखिए स्टूडेंट्स आप अगर इसको नेम देना चाहें तो आप दे दीजिए, जैसे कि अगर मैं इसको बी ओ सी डी ई मान लूँ, तो अगर ट्राइंगल बी ओ ई की बात करूँ तो ये इक्विवेलेंट होगा या सिमिलर होगा किसके सी ओ डी के। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, एक एंगल आपका 90 डिग्री है, एक एंगल आपका 90 डिग्री, और जितना ये डिस्टेंस है उतना ही हमने इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया। ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो ये आपका सिमिलर ट्राइंगल है। अब यहाँ से ओ ए की जो डिस्टेंस है वो हम आर मान लेते हैं और ये एल है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ पता होगी कि जो हमारे पास कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा किसी भी एंगल में वो हम कैसे निकालते हैं बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मुझे ये वैल्यू निकाली, ये बेस है, ये हाइपोटेनस इसका एल है, अगर मुझे ये बेस निकालना है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एल। तो मुझे बेस का वैल्यू मिला कॉस थीटा एल कॉस थीटा, यानी ये जो इतना डिस्टेंस है ये है हमारा एल कॉस थीटा। इधर भी हमने सेम ही लिया था तो ये भी हमारा एल कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो v होगा हमारा आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से क्या होगा के क्यू। डिस्टेंस हम क्या लेंगे, तो डिस्टेंस हम ये लेंगे है ना आर्बिट्री पोजीशन में चार्ज से। तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा, देखिए अगर r में से इतना ओ ए तो पूरा r है, r में से अगर मैं l cos थीटा माइनस कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं r में से l cos थीटा माइनस करूँ तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। सिमिलरली माइनस क्यू के लिए अगर मैं वैल्यू निकालूं तो माइनस के क्यू तो रहेगा, जो डिस्टेंस होगा देखिए r प्लस एल कॉस थीटा इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं r प्लस एल कॉस थीटा। अब जैसा कि हमने बाकी में कैलकुलेशन किया वी नेट के लिए, यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे तो v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू की वजह से वैल्यूज को पुट करें तो के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, मैं डायरेक्ट माइनस ही लिख देती हूँ, प्लस माइनस माइनस ही होगा, के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, के क्यू आपका आ गया बाहर, यहाँ आपका रिमेनिंग हो गया 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। फर्दर आप इसे अगर सॉल्व करें के क्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आर प्लस एल कॉस थीटा
और ये हो जाएगा माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। और आपका नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर और आर कैंसिल होगा, अब क्या हो जाता है आपका के क्यू और एल, क्या 2l ना, एल प्लस एल 2l कॉस थीटा, ठीक है। नीचे आपका क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी हमें वही करना है, आर जो है हमारा बहुत बहुत ग्रेटर है आपका एल से, तो ये वाले पूरे पोर्शन को हमें हटा देना है। तो अगर हम इसे हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा के क्यू 2l अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे 2ql जो है आप इसको डाइपोल के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। के पी अपॉन आर स्क्वायर, अच्छा कॉस थीटा छूट गया यहाँ पे, कॉस थीटा वही मैं सोच रही थी, कॉस थीटा। तो ऊपर जो आपका वैल्यू आया ये आपका आया के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर्बिट्री पोजीशन के लिए जो हमारा वी नेट होगा वो होगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, जैसा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही थी वहां पे हमें एक जनरलाइज्ड फार्मूला मिला जिसकी वजह से हम एक्सियल पोजीशन हो या इक्वेटोरियल पोजीशन हो या कहीं पे भी हो, हम नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डाइपोल की वजह से फाइंड आउट कर सकते थे। तो वहाँ यहाँ सिमिलरली उसी तरीके से हमें एक जनरलाइज्ड फार्मूला मिला जिसको यूज करके हम किसी भी पॉइंट पे उस डाइपोल की वजह से उस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है वो पता कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला को यूज करके हम एक्सियल पोजीशन और जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उसकी वैल्यू पोटेंशियल की चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारे पास जो v की वैल्यू आई थी आर्बिट्री पोजीशन के वजह से वो आई थी के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगेन एक्सियल पोजीशन पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 होगी और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। तो अगर v एक्सियल की बात करूं तो यहाँ पे cos 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर v इक्वेटोरियल की बात करूं तो cos 90 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0, जो कि हमारा v जो था इक्वेटोरियल पोजीशन पे 0 ही आ रहा। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, वेरियस पोजीशन पे उसकी वैल्यूज क्या आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले बाउंड चार्जेस और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इन लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ताकि वो हमें आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं ख़त्म करती हूँ स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको जो भी चीज़ें हमने डराइव करी, जो भी चीज़ें मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, आपको समझ आई होगी। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में स्टूडेंट्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय।